करूंगा प्रफुल्ल बख्शी साहब से। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जिस तरीके से चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल खेल रहा है, पहले तो पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार वो खेल ही रहा था, लेकिन अब इसमें बांग्लादेश को भी जोड़ लिया गया है क्योंकि एक बड़ी लंबी सीमा हो जाती है बांग्लादेश से लेकर चिकन नेक से होते हुए पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हुए, ये बड़ी सीमा है। और जिस तरीके से चाइना, मैं यूं कहूं कि इन दोनों को घी पिला रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है भारत की सेनाओं का मजबूत होना, भारत के एयर डिफेंस का मजबूत होना, चाहे बात QRSAM की हो या फिर आकाश मिसाइल की हो। देखिए मनोज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेरे को शामिल किया आपने। सबसे बड़ी बात है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, जो किसी भी कंट्री का, चाहे भारत का किसी भी कंट्री का, वो आपको रक्षा दिलाता है ऑल फ्रॉम ऑल द थ्रेट विच आर कमिंग फ्रॉम एयर। चाहे वो हवाई जहाज से थ्रेट आ रही है, चाहे इनकमिंग मिसाइल से आ रही है, चाहे क्रूज मिसाइल से आ रही है, ये सबको, और हेलीकॉप्टर इत्यादि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आ रही है, ड्रोन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इनसे जो थ्रेट होती है उसको नष्ट करने के लिए जो यूनिट होती है वो एयर डिफेंस यूनिट होती है। हालांकि एयर डिफेंस एयर टू एयर में भी एयर डिफेंस होती है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट अपने आपको डिफेंड करते हैं। ये जो है डिफेंसिव सिस्टम जो धरती पे होते हैं और धरती से आने वाले जो खतरे को नष्ट करते हैं। अब ये बहुत जरूरी इसलिए हो गया, आपने खुद बता दिया, अगर आप अपना 360 डिग्री भारत का लगाइए तो 270 डिग्री तो ऑलरेडी आपका एनिमी चारों तरफ है, फ्रॉम पाकिस्तान से लेके चाइना से लेके बांग्लादेश को। अगर आप उसको भी काउंट करें इन केस इट बिकम अ थ्रेट विच इट इज पोजिंग टू बी अ थ्रेट, तो आप सोच लीजिए इट इज मोर देन 180 डिग्री, क्लोज टू 200 डिग्री। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, हमको चारों तरफ से एक खतरा पैदा हो रहा है और इस खतरे को दूर करने के लिए आपकी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके ऑफ कोर्स पहले 2015 से भी पहले आनी शुरू हो गई थी, पर अब जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई हैं, उनके फ्यूजेस में, उनको ट्रैकिंग ऑफ द रडार में इत्यादि। अब जैसे कि आपको बता दें, और जनरल साहब को भी तो एयर डिफेंस का बहुत ज्ञान है, पर मैं आपको मोटी तौर पर बता दूं, जैसे कि अगर आप देखते हैं, ये एक रेजिमेंट होती है, एक रेजिमेंट के लिए 3 बैटरी, हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर और हर एक लॉन्चर पे 3 मिसाइल एक ताम होती है। मतलब एक लॉन्चर 12 मिसाइल तो लॉन्च कर ही सकता है चंद सेकंड्स में। ये बात तो ठीक है, पर क्वेश्चन ये है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आप एक जगह फिक्स करके नहीं बैठ सकते मिसाइल को, आपको मिसाइल को मोबाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टारगेट टैक्टिकल बैटल एरिया की सिनेरियो चेंज हो रही है। आपको अब और चीजों में जो चिंतन करना पड़ेगा, किस तरीके से इनको ले जाना है। क्या अगर आपको बैटरी 64 मिसाइल फायर कर दी, आपको मिसाइल की कमी आ गई, क्या हेलीकॉप्टर से सप्लाई हो सकती है? कैसे आएगी? क्या आपके पूरे का पूरा ऑर्डिनेंस डेपो तो साथ लेके चल नहीं सकते? तो ये सारी की सारी चीजें भी बात हमको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी और आगे चल के चर्चा होगी। हाउ कैन वी पुट इट इन हाई ऑल्टीट्यूड, इसकी भी टेस्टिंग हो रही है। हमारी मेन फाइट बैटल तो सियाचिन है, उसमें होगी। आप अब मिसाइल को कैसे वैलीज में लगाओगे? एक बैटरी आप इस वैली में लगाओगे, एक उस में लगाओगे, कैसे लगाओगे? ये सारा का सारा भी हमारे एक्सपर्ट्स जो आर्मी आर्टिलरी के जो होते हैं, एयर डिफेंस, वो सारी पूरी उनकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से मिसाइल को प्लेटफॉर्म में लगाया जाए, डिप्लॉय किया जाए और किस तरीके से उनकी भी रक्षा की जाए। अगर उनके ऊपर अटैक होगा, पहला अटैक आएगा उनके ऊपर, सबसे पहला अटैक आएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल आएगी उनके ऊपर अटैक करने, फाइटर से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेन खतरा होगा। तो आपको इन सबको दूर करने के लिए भी चिंतन शुरू हो गया है। ये तो हम ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं कि ये मिसाइल है, वो ठीक है, उसका वॉरहेड है, 60 kg का वॉरहेड है इत्यादि। वॉरहेड में इंप्रूवमेंट होगी, ये तो कन्वेंशनल वॉरहेड है, इनमें इंप्रूवमेंट होगी, पर मिसाइल की रक्षा के लिए एनबीसी वॉरफेयर में कैसे काम आएगा, वह कैसे अपनी रक्षा करेगा? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर होती है, तो क्या ये यूनिट उसकी अपनी रक्षा कर सकती है? ये देखा जाएगा। उनकी यूनिट पर्सनल्स की जो प्रोटेक्शन है उसकी बात आएगी। ये सारी की सारी चिंतन अब शुरू हो जाएगा।
क्योंकि हमारा जो शातिर दुश्मन है वो कन्वेंशनल अटैक भी करेगा और नॉन कन्वेंशनल अटैक भी करेगा, थर्ड जो सिस्टम, जो टेररिस्ट सिस्टम है उनके थ्रू भी करेगा, लोकल्स के थ्रू भी कराएगा, हर एक चीज करने की कोशिश होगी। तो हमारे जो मिसाइल सिस्टम ये बना है, ये ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट तो होएगा। फिलीपीन ने मांगना शुरू कर दिया है, ब्राजील ने ऑलरेडी 2015 में ही टेस्टिंग मतलब क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए थे। ये सारा का सारा जो मामला है ये अब आगे चल रहा है, पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक्चुअली कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं अपने डीआरडीओ को, फिर एलएनटी, टाटा, ये सारे बीईएल, बीआरडी, बीडीएल, ये सारे के सारे मिलके जो हमारी मिसाइल्स तैयार की, उनके लॉन्चर्स तैयार किए हैं वर्ल्ड क्लास, इसके लिए हम उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। ये बड़ी चीज़ है। 2014 के बाद डीआरडीओ ने जिस तरीके से अपने काम में गति पकड़ी है वो वाकई स्वागत योग्य है। ब्रजेश जी मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अगर बात करें QRSAM सिस्टम की, बात करें आकाश मिसाइल की, तमाम तरह की बातों का जिक्र तो किया है, बख्शी साहब ने बताया है कि इसमें क्या खासियत है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं आने वाले समय में। अगर आप अपने दुश्मन को देख रहे हैं, दुश्मन की प्लानिंग को, क्योंकि आप खुद अगर अपने घर पर बैठकर कुछ भी बनाकर खुश हो जाएं, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन आपको दुश्मन को समझना होगा, दुश्मन की ताकत को समझना होगा, दुश्मन की रणनीति को समझना होगा और उसकी प्लानिंग को भी और उसके हथियारों का भी अध्ययन करना होगा और उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ये हथियार कहां बैठते हैं? मनोज जी, मुझे अपने चैनल पे लाने के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया। जहाँ तक मिसाइल सिस्टम का सवाल है, मैं पूरी मिसाइल सिस्टम का बात करूंगा, उसको छोटे सिंपल टर्म में रखूंगा ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए आप क्या बातचीत कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए, इंडिया की मिलिट्री माइट जो है दिन पर दिन प्रगति कर रही है और हम एक बड़ा देश है। हम अभी आजकल के ज़माने में पाकिस्तान से बड़ा तुलना करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी रीच कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात, आर्मेंट इंडस्ट्री में और डिफेंस में टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट निवेश होता रहता है और चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। उसके मायने से देखें और उस मायने में कि हम एक कई डेकेड से विश्व में सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं। गन्स हो, सिस्टम्स हो, मिसाइल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, शिप्स हो, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें दो तीन चीजें हमारी खुद की स्वावलंबी रही है। ये आत्मनिर्भर भारत से पहले की बात बता रहा हूं। करीब पिछले 40-50 सालों से हमने एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस एनर्जी में और इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफी स्वावलंबन हासिल कर लिया है। और जहां तक कि मिसाइल का सवाल है, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम है उसी में एक आता है, ये आपने हम आज का जो सब्जेक्ट चुना है डिस्कशन का, आकाश मिसाइल भी हम देखते हैं कि बहुत बहुत रेंज है, बहुत वैरायटी है, बहुत ह्यूज है। एक तरफ तो इसके ऊपर में जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, जो हम एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स कहते हैं, जहां पे न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं। वो सुने होंगे हमने, अग्नि और क्या कहते हैं, उसके कई सारे वेरिएंट है, 1, 2, 3, 4, 5, जिनके रेंजेस कहाँ ज्यादा है। वो अपनी खुद की अपनी बनाई हुई है और बहुत गर्व की बात है कि हम बना पा रहे हैं और उसमें एटॉमिक एनर्जी भी वेपन भी डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी जो श्रेणी आती है वो टैक्टिकल वेपन मिसाइल्स की होती है। तो उसमें भी कई श्रेणियां हैं, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की उपयोगिता अलग अलग होती है, छोटे रेंज की, बड़े रेंज की, फ्यूल की, उस तरीके से भी क्लासिफिकेशन होता है। मगर ज्यादा क्लासिफिकेशन होता है एक और तरीके से, कहां से कहां मारती है। अगर हवाई जहाज से हवाई जहाज मारती है तो टारगेट को मारती है तो एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। जमीन से हवाई जहाज को मारती है तो सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसी तरीके से सबमरीन से अगर पानी जमीन पे आती है तो सबमरीन अंडर सरफेस तो सरफेस मिसाइल कहते हैं। इस तरह की कैटेगराइजेशन है। जहां तक ये टैक्टिकल मिसाइल से आमतौर पे डिफेंसिव होती है। डिफेंसिव का मतलब है अपने आप को दुश्मन की हवाई हमले और मिसाइल अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। और अब हम आते हैं आकाश के ऊपर। आकाश इस पूरे फैमिली के अंदर
एक कड़ी है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे आपने बताया, और हमारे जो दूसरे विंग कमांडर साहब ने बताया, ये एक टैक्टिकल वेपन है, सरफेस टू एयर। इसका मतलब जो हवाई जहाज हमारे ऊपर हमला करता है जमीनी टारगेट पे या हवाई जहाज वाले टारगेट पे, उसको हम बचाते हैं। तो दो वेरिएशन में आता है, एयरफोर्स का एक वेरिएशन है और दूसरा आर्मी का वेरिएशन। तो हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं, हमारे वर्नेबल एरिया और वर्नेबल पॉइंट्स को बचाता है दुश्मन को हवाई जहाज के मार। अगली चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि एक मिसाइल में होता क्या है, इसमें अगर देखें, इसको तोड़ दें तो 5 हिस्से हैं इसके। एक होता है इसका फ्यूल, जिससे वो उसको आगे बढ़ता है। तो फ्यूल के ऊपर रेंज डिपेंड करेगा, किस तरह का फ्यूल है, क्या है। लंबा दूर जाना है तो फ्यूल अलग तरह का हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। दूसरी इसकी बॉडी है जो सब चीजों को रखती है। तीसरा इसके अंदर आर्मामेंट है, कौन सा हम एक्सप्लोसिव फायर करते हैं, क्या वो फ्रैगमेंटेशन टाइप है, क्या वो हाई एक्सप्लोसिव है, क्या वो पेनिट्रेशन वैरायटी है। तो टारगेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आकाश के अंदर हाई एक्सप्लोसिव और फ्रैगमेंटेशन ही है। तीसरा आता है नेविगेशन सिस्टम, ये टारगेट के ऊपर कैसे जाता है। ये जो है अब हमारा जो सिस्टम है, ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन वेपन है। ये टारगेट को सीक करता है, टारगेट के ऊपर में ये कुछ रेज फेंकता है, उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, इसको कैच करता है और उसके ऊपर होम ऑन करता है। और फाइनली होता है इसकी सब होता है स्पीड। तो ये जो सब सिस्टम्स हैं उसमें हर एक में टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता रहता है। ये अमूमन बात है और ये बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे डीआरडीओ की बनाई हुई चीज है। डीआरडीओ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसको बनाती है, बीईएल इसके अंदर यंत्र वगैरह डालती है, और जो व्हीकल प्रदान करते हैं उसको मूव करने के लिए क्रॉस कंट्री या अदरवाइज वो एलएनटी करती है या टाटा करती है। तो इन सब चीजों में कोई भी एक चीज आप इंप्रूव करना चाहते हैं उसमें समय लगता है। तो ये बड़ी उपलब्धि की बात है जो अभी आपने बताया कि ये जो नए जनरेशन के हम आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या चाहेंगे, हमारा रेंज बढ़े। अभी हमारी रेंज है 40 किलोमीटर, 60 तक हो जाए। ये हाइट पे जाती है करीब 2.5-3 किलोमीटर, उसको बढ़ाई जाए। इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है उसको तगड़ा किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है। चौथा, इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव होता है, जो वॉरहेड होता है, उसमें हम वैरायटी डालें। तो ये प्रगतियां चलती रहती हैं, जो अभी हमारे साइंटिस्ट ने जो क्या कहते हैं टेस्ट किया और सक्सेसफुल हो गया मेरे ख्याल है 2024 में कभी, और अभी उसको हम प्रोडक्शनाइज करेंगे। तो अच्छी बात है कि हमारा जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, जो एक श्रेणी है, उसके अंदर उपलब्धि हमको मिल रही है। लेकिन ये उपलब्धि सरेआम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारा देश खाली पाकिस्तान को नहीं देख रहा है या चीन को नहीं देख रहा है। हम खुद एक सशक्त देश होना चाहते हैं कि ये 20 साल बाद या 2047 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेस है, R&D का डेवलपमेंट है, नए मिसाइल सिस्टम का आना है, नए इक्विपमेंट का आना है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। और बहुत खुशी की बात है कि जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये एक करंट है, आधुनिक है, कंटेम्प्रेरी है। और खास करके हमने आज में देखा कि दुनिया में जैसी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन रशिया के बीच में 3 साल हो गए हैं, हमास के बीच में हुआ, हमास और इजराइल के बीच में हूती ने ही पंगा लिया। तो इन सबों को देखते हुए ये एक कड़ी है, हमारे जो मिलिट्री मशीन है या मिलिट्री माइट है, उसको सुदृढ़ करेगी, और बड़ी अच्छी बात है। जी, सुरक्षा के लिहाज से तो ये सुदृढ़ करेगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर वर्ल्ड डिफेंस प्रोडक्शन के तौर पर देखा जाए, यानी कि वैश्विक रक्षा उत्पाद के तौर पर बख्शी साहब देखा जाए, तो भारत में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं आत्मनिर्भरता को लेकर। अभी हमने देखा कि किस तरीके से भारत की बनाई गई तोप को अमेरिका खरीदने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ब्रजेश जी बता रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया को करीब करीब 3 साल युद्ध होने जा रहा है। आगे जाकर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में शांति स्थापित हो जाएगी, बल्कि मुझे लगता है कि और क्लेशेस बढ़ेंगे, युद्ध बढ़ेंगे, इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। तो उसमें जो डिफेंस प्रोडक्शन है भारत का, उसे आप कैसे देखते हैं? तोपों के एक सूचना निकल कर आई, तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, खासकर डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर, वर्ल्ड डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर।
देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि भारत जो है स्वावलंबिता की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है कि पहले आप में विश्वास नहीं कर सकते थे। एक टाइम था आपकी पॉलिसी ये थी कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, वी डोंट बिलीव इन डिफेंस वॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस, हम एक्सपोर्ट की बात ही नहीं करना चाहते थे। ये तो अब आपका एक्सपोर्ट 2.5 2.3 2.4 बिलियन में आना शुरू हुआ है, पहले तो ये लैक्स में भी नहीं था। क्वेश्चन ये है, अभी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी। देखिए आपने भी तोपों की बात कर रहे हैं, आपको तोप गन ग्रेड मेटल जो है और टैंक ग्रेड मेटल जो है वो बनाने की क्षमता चाहिए। आपका जो एयरक्राफ्ट का जेट इंजन है उसकी मेटलर्जी इसलिए हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हम उनके जो कंप्रेसर्स हैं उनके ब्लेड की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। हम 1950 से स्टील के बादशाह बन बैठे हैं पर अभी तक हमने ये टेक्नोलॉजी नहीं ली। ये प्रॉब्लम है, आपकी ऑनेस्ट राइफल नहीं बन रही, सच बोलने का समय है, क्यों नहीं बन रही, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए आपके चैनल पे बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता हूं मैं, पर फायदा क्या होगा जब तक मैं ये सच नहीं बताऊं कि आपको भी ऑनेस्ट राइफल नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पर अब जो सिचुएशन आई है वो हम कांग्रेचुलेट करते हैं कि एब्सोल्युटली सडनली ये रिवाइवल हो गया है जो आप कह रहे हैं। इतनी कंट्रीज आपको, फिलीपीन, ब्राजील और बाकी कंट्रीज जो अब इस मिसाइल के सिस्टम की बात करेंगे, और अभी आप जो अमेरिका हमारे गन्स की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, अब बिल्कुल लेगा। और अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वो हर एक चीज को खुद बनाने की बात नहीं करता, वो चीजें जो है कटिंग एज वो बनाता है, पर बाकी जो चीजें हैं जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट बना रहा है तो उसके अंडर कैरिज बे, फ्लैप्स, फ्लैप जैक्स इत्यादि वो सब दूसरी कंट्रीज को दे देगा कि तुम बनाओ, ताकि वो अपनी एनर्जी कटिंग एज पे ही लगा पाए। तो ये चीजें हमारी अब पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपकी जो साइंटिफिक टीम है उनको जब तक आप गाइडेंस थ्रू पॉलिसीज एंड डॉक्ट्रिन नहीं दोगे वो काम नहीं करेंगे। आप उनको, हम हर स्टेट में उनको ब्लेम करना शुरू करते हैं, HAL को, DRDO को। क्यों ब्लेम करते हैं? हमारी पॉलिसी नहीं थी, हमारी पॉलिसी ऐसी थी, और जो डिसीजन लेते हैं वो कोई और होते हैं। अब जनरल साहब को पता होना चाहिए, ये साउथ ब्लॉक में रह चुके होंगे कि डिसीजन लेने के टाइम क्या होता है। ये प्रॉब्लम आ रही हमको पहले उसको भी सुलझाना पड़ेगा। अगर मैं बता रहा हूं, अगर आप उसके एक्सपर्ट्स पे बात छोड़ दें, हम आज से जो अगले 12-15 साल के हों पहुंचेंगे, वो आज पहुंच गए होते, जैसे चाइना पहुंच गया है। किस लिए? क्यों? वही MiG-21 चाइना ने भी बनाया, हमने भी लिया, चाइना ने लिया, उसने F-7 बना के सब कंट्रीज को बेचना शुरू कर दिया, हम उसे फ्लाइंग कॉकपिट बोलते रह गए। इसलिए हमारी पॉलिसीज को चेंज करना है, थिंकिंग को चेंज करना है, और आप देखेंगे सारी वर्ल्ड मार्केट आपकी होगी, एज इट इज होने शुरू हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात आ रही है, वो हमने ऑलरेडी लॉट ऑफ कंट्रीज बात करने की शुरू कर रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट था HF-24 जो मैंने उड़ाया था, मैं बता रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी, वो सुपरसोनिक जाता था विदाउट आफ्टर बर्नर, उसका ट्रेनर वर्जन। पर हमारे बंदों को इसका अहमियत ही नहीं पता थी। जो बंदों का मतलब है जो सिविल डिसीजन मेकर, उसको जब रशिया ने कहा कि इसको ग्राउंड कर दीजिए, हमने ग्राउंड कर दिया। पॉलिसी का बात आई, हमने 3 स्क्वाड्रन जिन्होंने 5-5 घंटे फ्लाई किए थे जहाजों ने, वो घास पे खड़े हो गए क्योंकि MiG-23 लेना था। ये हमको ये सारी चीजों को कॉन्कर करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारी जो काबिलियत है हमारे साइंटिस्ट की, और हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, अब गन्स की बात आ रही है, आर्टिलरी एडवाइजर बिल्कुल ठीक देंगे, पर आप ड्रामा सुनिए जो बोफोर्स में हुआ था, कितने लोग, क्या क्या हुआ था, क्या कहानियां आप अब बिलीव नहीं करेंगे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती हैं जब आप डिसीजन मेकिंग में वीक होते हैं, गलत आदमी को गलत जगह बैठाया होता है, और फिर करप्शन आनी शुरू हो जाती है, लेन देन, ग्रीस मनी, ये इत्यादि इत्यादि जो होती है, इससे हमें बचना पड़ेगा। पर आपकी अभी हम मिसाइल्स की बात करेंगे तो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अब हम ये थिंकिंग ऑफ क्रूज मिसाइल्स, वो हम बात करेंगे। अब देखिए, और हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात आ रही है, स्पेस की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अब तो हमको स्पेस वेपन्स की बात करनी पड़ेगी जी। व्हाट वेपन्स विल बी देयर व्हिच विल लॉन्च एयर टू एयर विद हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर्स विल लॉन्च अगेंस्ट द सैटेलाइट्स, हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। अब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी,
अब आप पूरा आकाश हमारे लिए खुल गया है जी। ऑफ कोर्स आकाश मिसाइल तो है ही, पर अब आकाश आपका खुल गया है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज यू मस्ट थिंक मिलिट्री, थिंक डिफेंस, तभी होगा। बीच की बातें अगर सोचनी शुरू कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी होगी। बिल्कुल, बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके डिफेंस सिस्टम में अगर दूसरे देशों का दबाव होगा या दूसरे देशों की अगर पॉलिसियों को ध्यान में रखकर आप अपनी डिफेंस पॉलिसी को दाएं बाएं कर लेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि जो 2.4 या 2.5 बिलियन की बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, ये और बढ़ सकता था अगर और समय से पहले हम अपने अपने फैसलों को ले लेते और दबाव को नहीं करते। जिस विमान को उड़ाने की बात, जिस फाइटर जेट को उड़ाने की बात बख्शी साहब कर रहे हैं, चूंकि आपको मिग 23 लेना था तो आप रशिया के दबाव में आ गए। ब्रजेश जी, कुछ गलतियां हुई हैं इतिहास में जिसे हम अब भी भोग रहे हैं? देखिए, पिछले जनरेशंस के जो मिस्टेक्स होते हैं वो अगला जनरेशन भुगतता है, लेकिन उससे बात करने से कोई फायदा नहीं, उससे सीख लेने की आवश्यकता। और मैं मानता हूं काफी हद तक हम सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, या सीखने के प्रोसेस में है, उसको अपना रहे हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान जो मैंने पहले भी बताया कि इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर है। वो अभी से नहीं है, पिछले 4 दशक से है जी। हम ही एक देश हैं जिसके नॉर्दर्न बाउंड्री और नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री फिक्स नहीं है। एलओसी है, एलएसी है और सियाचिन में एजीएलपी है। तो इस मामले में तो हम लोगों को सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी, तभी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो काफी चीजें की गई हैं। अगर हम इसी इंपोर्ट को देखें तो पहले हम 90% डिपेंडेंट रहते थे यूएसएसआर या उसके बाद में रशिया के सामान का। आप एयरक्राफ्ट कैरियर कर लें, एयरक्राफ्ट कर लें, हेलीकॉप्टर्स ले लें, टैंक्स ले लें, एपीसी ले लें, मिसाइल सिस्टम ले लें। पिछले करीब 8-10-15 साल से थोड़ा हमने चेंज किया है। तो अभी हम और भी जो सोर्सिंग कर रहे हैं वो फ्रांस से करते हैं, ये मैं कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, यूएसए से करते हैं, बाकी देशों से करते हैं। तो रशिया के ऊपर में जो डिपेंडेंसी 90% थी 15 साल पहले, वो घट के 65% आ गई। ये अच्छी चीज। और तीसरी चीज हुई जी, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक सोच डालना। ये याद रहे, डिफेंस के इक्विपमेंट की जो जेस्टेशन पीरियड है, जो समय लगता है, एक साइकिल है, वो 20 से 25 साल है। अगर हम बात करते हैं कि ये मैकडॉनल्ड हवाई जहाज बनाता है, ये जर्मन टैंक्स बनाते हैं, तो याद रहे कि ये सब इन्होंने बढ़ोतरी पाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बिल्कुल सही। जब वॉर खत्म हुआ तो ये ट्रांसशिप कर गए ऑटोमोबाइल में, एयरक्राफ्ट में, उस तरह की चीजों में। हम लोग के यहाँ इस तरह का कल्चर रहा नहीं है। बिल्कुल तो कल्चर नहीं रहा, लेकिन अब आने वाले समय में सीख कहा ब्रजेश जी ने कि हमको इतिहास से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है आगे भी बढ़ने समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों मेहमानों को जो मेरे